अब एक चीज आप इमेजिन करिए, सपोज करो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 and 3। ठीक, 1 and 2 बड़े पक्के दोस्त हैं, मतलब हमेशा साथ ही रहना उन्हें। ठीक, और 3 एक बड़ा इंटेलिजेंट सा कोई बच्चा है। मैंने एक टास्क दिया, एक होमवर्क दिया तीनों बच्चों को। ठीक, वो टास्क 3 ने अकेले ही पूरा कर लिया, और जितने टाइम में, जितनी एक्यूरेसी से 3 ने वो टास्क अकेले पूरा कर लिया, उतने ही टाइम में, उतनी ही एक्यूरेसी से 1 और 2 ने मिलकर वो टास्क पूरा किया। समझ आई सिचुएशन? कि एक टास्क, एक होमवर्क मैंने दिया, तो थर्ड स्टूडेंट था, उसने वो टास्क अकेले ही पूरा कर लिया एक पर्टिकुलर टाइम में, और वही सेम टास्क 1 और 2 ने मिलकर कंप्लीट कर लिया उतने ही टाइम में। यानी कि जो इफेक्ट 3 प्रोड्यूस कर रहा है, वही सेम इफेक्ट 1 और 2 मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये जो सिचुएशन है कि जब, अब इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ये एक वेक्टर है और ये 2 अलग वेक्टर्स हैं। तो एक वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वही सेम इफेक्ट ये दोनों वेक्टर्स मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। समझ आया? एंड ये जो सिचुएशन है कि जब एक वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वही सेम इफेक्ट अगर 2 वेक्टर्स मिलकर प्रोड्यूस करें, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। समझ आया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? एक सिंगल वेक्टर को जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि जो इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, वही सेम इफेक्ट उसके वो 2 या 2 से ज्यादा जो हमने वेक्टर्स में स्प्लिटिंग करी है, वो प्रोड्यूस करें। जैसे मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख सकती हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ a single vector into 2 or more vectors in different directions। ये important है, different directions में होना चाहिए, in different directions, which together produce the same effect as is produced by the single vector। समझ आया? एक सिंगल वेक्टर को इस तरीके से स्प्लिट करना, ब्रेक करना 2 और मोर वेक्टर्स में अलग अलग डायरेक्शन में, सच दैट जो इफेक्ट वो सिंगल वेक्टर अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा था, वही सेम इफेक्ट वो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर प्रोड्यूस करें।
राइट। अब आपने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, करेक्ट, ये दूसरा वेक्टर है बी, टेकन इन सेम ऑर्डर, so the third vector taken in opposite order will give you the resultant. हमने ये पढ़ा था। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो रेजोल्यूशन में। क्या कि हमने देखा a प्लस b मिलकर बना रहे हैं r वेक्टर a और b मिलके बना रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि r वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, उसको हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जो इफेक्ट ये r वेक्टर अकेले प्रोड्यूस कर रहा था, वही सेम इफेक्ट ये दोनों वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। तभी r इज इक्वल टू a प्लस b है, नहीं तो इक्वल नहीं होता। ये समझ आया? तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ लगाकर आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हो, और अगर, ताकि एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस हो सके, और अगर हम एक सिंगल वेक्टर को ब्रेक कर दें टू और टू मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो रेजोल्यूशन हो जाएगा। समझ आया? Now these two vectors that are formed over here, ये जो r वेक्टर को मैंने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, a and b, so these vectors into which the single vector is splitted, these are called as component vectors. एक सिंगल वेक्टर को जब आप टू या उससे ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करते हो, तो जो वेक्टर्स फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक? एंड अगर ये कंपोनेंट वेक्टर्स राइट एंगल टू ईच अदर हो, ठीक, अगर हमने एक वेक्टर को इस तरीके से स्प्लिट किया है कि जो उसके दो कंपोनेंट वेक्टर्स बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो उन वेक्टर्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स। मतलब अगर एक वेक्टर को आप स्प्लिट कर रहे हो दो वेक्टर्स में, और वो दोनों वेक्टर्स किसी भी डायरेक्शन में हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। लेकिन अगर आप एक सिंगल वेक्टर को इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हो कि दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ कि मान लीजिए ये सिचुएशन है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ठीक, ये ए वेक्टर है लेट्स से, और ये बी वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। सो यहाँ पर ए एंड बी वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब कंपोनेंट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स। ये रेक्टेंगल सा बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हमने बात करी दैट these are the two component vectors of a single vector which are at 90 degrees to each other, which are at right angles to each other. ठीक? So let's say
ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ठीक। एंड दिस इज द ओरिजिन। सपोज करिए मेरे पास एक सिंगल वेक्टर है a जो इस डायरेक्शन में, लेट्स से देयर इज अ सिंगल वेक्टर a इन दिस डायरेक्शन, क्लियर? एंड दिस वेक्टर a इज एट सम एंगल थीटा, कुछ थीटा एंगल पर ये वेक्टर है। थीटा इज द एंगल विद द x एक्सिस, ठीक। अब इस एक सिंगल वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में, ठीक। सिंगल वेक्टर है a, वी आर स्प्लिटिंग दिस single vector into two rectangular component vectors। अब अगर मैं rectangular word यूज कर रही हूं, इसका मतलब इस वेक्टर को इस तरीके से दो वेक्टर्स में स्प्लिट करे जाना चाहिए कि वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएं। तो क्या आप देखते बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो दो कंपोनेंट वेक्टर्स आने चाहिए कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री रहे? बस एग्जैक्टली। जब इस ए वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे और दो कंपोनेंट वेक्टर्स बनाएंगे और उन दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है, तो एक वेक्टर x एक्सिस की तरफ बनेगा जबकि दूसरा वेक्टर y एक्सिस की तरफ बनेगा, तभी ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो पाएंगे। समझ आई ये वाली बात? एंड लेट्स से जो कंपोनेंट वेक्टर मैंने x एक्सिस की तरफ बनाया है, लेट्स से वो है ax, और जो कंपोनेंट मैंने y एक्सिस की तरफ बनाया है वो है ay, ठीक। दिस इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a along x axis, दिस इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a along y axis, ठीक। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऐसे डॉट 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 करके एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो बताइए। सिंपल। अभी हमने क्या सिचुएशन ली है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओ ओरिजिन है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक। इस ए वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर रहे हैं, एंड सिंस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो एक कंपोनेंट हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। ये वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आना चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर लॉ लगाऊं तो मैं कह सकती हूं दैट दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यस और नो? ये वही चीज है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर्स। सो ए वेक्टर इज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर? नाउ ए एक्स वेक्टर, this can be written as magnitude of ax into unit vector। याद करो हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना, जैसे a कैप अगर है so this becomes a vector upon magnitude of a vector। ये पढ़ा था हमने वेक्टर्स की फर्स्ट क्लास में। सो अगर मुझे a वेक्टर लिखना है so that will be magnitude of a vector into a cap। so ax x एक्सिस की डायरेक्शन में है, so this can be written as ax into I cap। yes or no? बोलो, ये स्टेप समझ आया? मैं वेक्टर को, हाँ वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। सिमिलरली ए वाई
वेक्टर कैन बी रिटन एज ay into j cap. y एक्सिस के along j cap होता है. Yes, so this a vector can also be written as ax I cap plus ay j cap. मैंने एक वेक्टर को उसी के कंपोनेंट वेक्टर्स की टर्म्स में लिख दिया है. समझ आया? This is resolution, that a single vector has been splitted into two rectangular component vectors. Clear? And अब अगर इन, हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. अगर मैं एक सिंगल वेक्टर को 3 कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर रही हूं तो ये ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप बन जाएगा. It is valid for 3 components also. ठीक. And let's say इन ax और ay की वैल्यूज क्या है ये देखते हैं. So suppose this is O, मैं इसको P Q R ये पॉइंट्स दे रही हूँ. ठीक. Now let's say अगर ये ay है, ये वाला OQ, तो PR भी ay होगा. करेक्ट. और इसकी भी डायरेक्शन यही वाली होगी ऊपर. भाई अगर ये ay वेक्टर है तो ये भी ay वेक्टर ही होगा. अगर ये ax वेक्टर है तो ये भी ax वेक्टर ही होगा. राइट. तो अब यहां देखो ध्यान से. What we do? We take triangle OPR. In triangle OPR ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने. इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा और sin थीटा निकालते हैं. क्या होगा cos थीटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक. बेस क्या है? ax. हाइपोटेन्यूज क्या है? a. अब वेक्टर्स नहीं होंगे बिकॉज आप एंगल निकाल रहे हो. एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आएंगे दोनों के. सो cos थीटा इज ax अपॉन a. तो यहां से ax की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? a cos थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली यही ट्रायंगल लेकर अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें, इफ वी कैलकुलेट साइन थीटा, व्हाट वी गेट? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ay. हाइपोटेन्यूज है a. सो दिस बिकम्स ay अपॉन a. तो यहां से ay कितना आ गया? a साइन थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. क्लियर है? यानी कि जब हम एक सिंगल वेक्टर को 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं along x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो कंपोनेंट वेक्टर बनता है दैट इज a cos थीटा, और y एक्सिस पर जो कंपोनेंट बनता है दैट इज a sin थीटा. इसको सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का क्या है, मैं आपको एक हिंट बताती हूं. जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनता है, ठीक है, एक सिंगल वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस एक्सिस पर हमेशा
कॉस कंपोनेंट बनेगा, याद रखना, ठीक है। एक सिंगल वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस एक्सिस पर हमेशा कॉस कंपोनेंट बनेगा, ऑलवेज। जैसे यहाँ पर ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट आपका आया ए कॉस थीटा और ये वाला आया ए साइन थीटा, दूसरे वाला फिर साइन थीटा ही होगा। अगर बाई चांस ये उल्टा होता, मान लो ये एंगल अब थीटा नहीं होता, ये वाला एंगल थीटा होता अगर, तो फिर ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा बनता और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा बनता। याद रखिएगा, ये ट्रिक कभी गलत नहीं होती, जस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पर तो ये जो हमने ए वेक्टर लिखा था, ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? और अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालें, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन हम लिख सकते हैं ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यस, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको इस सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आप सिंपली उसके कंपोनेंट वेक्टर्स आप ले लीजिए एंड यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और ये तो हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा ही है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर मतलब ए एक्स और ए वाई के बीच में 90 है, लास्ट वाली टर्म 0 हो गई, यही बचेगा आपके पास। एंड सिमिलरली tan थीटा विल बी ए वाई अपॉन ए एक्स, जो हमने रेन वाले क्वेश्चन में किया था वही चीज है। So the first application that we have to discuss is walking of a man. Okay, जब हम चल रहे हैं, चलने में भी हम वेक्टर रेजोल्यूशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? अब ध्यान से देखना। अभी तक आपने बस यही पढ़ा है कि इफ वी वांट टू वॉक वी यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। हमने ग्राउंड पे एक फोर्स लगाई, इन रिटर्न ग्राउंड ने हम पे फोर्स लगाई और हम आगे बढ़ गए। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे वेक्टर रेजोल्यूशन भी हेल्प करता है चलने में। अब ध्यान से देखिएगा, लेट्स से ये ग्राउंड है, ठीक। पहले इस प्रोसेस को ध्यान से समझो, फिर मैं डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज ये ग्राउंड है, ठीक, और ये फुट है एक पर्सन का, अभी सीधा फुट रखा हुआ है। जैसे ही उस पर्सन को चलना शुरू करना है, वो क्या करता है? वो अपना फुट हल्का सा लिफ्ट अप करता है और अपने आगे जो फिंगर्स हैं उससे एक फोर्स ग्राउंड पे एक्सर्ट करता है। यस और नो? कोई ऐसे ऐसे करके तो नहीं चलता, वो अपना फुट को ऐसे लिफ्ट अप करेगा, फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे और फिर वो एक स्टेप आगे लेता है। यस, यही चीज हम यहां देखेंगे। सपोज करिए, मैं कोशिश करती हूँ पैर बनाने की, पैर कैसे बनता है पता नहीं, देखते हैं। लेट्स से ये फुट है, दिस इज अ फुट ऑफ अ पर्सन एंड अभी ये फुट ग्राउंड पे सीधा है। अब उसको चलना है तो उसने अपने फुट को ऐसे किया एंड ऐसे करते ही applied a force on the ground in this direction at an angle of theta, let's say। समझ आया? पहले पैर बिल्कुल सीधा है, अब उसने ऐसे अपना पैर लिफ्ट अप किया
और आगे अपनी फिंगर्स एंड टोज से ग्राउंड पर एक फोर्स लगाई F एट एन एंगल ऑफ थीटा। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर फुट ग्राउंड पे एक फोर्स F लगा रहा है तो ग्राउंड भी फुट पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू F। सो अगर फुट ने ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में एक F फोर्स लगाई है, सो ग्राउंड फुट पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक? एंड अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जैसे ही ग्राउंड ने फुट पे रिएक्शन फोर्स लगाई, अब ये पर्सन अपना फुट आगे रख सकता है। जब रिएक्शन फोर्स लगती है तभी आप आगे वॉक कर सकते हो। सो हम इस रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। हम इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? फुट है जो ग्राउंड पे F फोर्स लगा रहा है। जब ग्राउंड ने फुट पे रिएक्शन फोर्स लगाई तब वॉकिंग स्टार्ट हुई है। सो हमारे लिए अब ये R जो है रिएक्शन फोर्स, ये हमें लेना है। सो वी कैन रिजॉल्व दिस रिएक्शन फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा कंपोनेंट बनेगा अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। एग्री? ताकि इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या हो? 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। सो अब ये जो दो कंपोनेंट्स बन गए, बताइए कॉस कंपोनेंट कौन सा बनेगा? हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल वाला। यस, मैंने आपको समझाया था कि जिस एक्सिस के साथ आपका सिंगल वेक्टर एंगल बनाएगा वहां पर कॉस कंपोनेंट आएगा। So this becomes r cos theta and this becomes r sin theta. ठीक? अब ठीक है, यहां तक समझ आया? अब हमें पता, हाँ जी, राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही वाला है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सारी फोर्सेस यहीं से होंगी। अब हमने पढ़ा है कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो इस पूरे मैन का जो वेट है इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्री? अब देखो, ये सारी फोर्सेस हैं जो वॉक करने पे लगती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ दिस पर्सन इज बैलेंस्ड बाय r sin थीटा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, r sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो r sin थीटा इज इक्वल टू w, यानी कि r sin थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द पर्सन। यानी कि जो पर्सन खड़ा हुआ है उसका वेट बैलेंस करना है। नहीं बैलेंस होगा अगर वेट तो गिर जाएगा वो आदमी चलते हुए। सो r sin थीटा मदद कर रहा है इस मैन को अपना वेट बैलेंस करने में। क्लियर? जबकि r cos थीटा हेल्प्स द मैन टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने में r cos थीटा मदद कर रहा है, प्रोवाइडेड r cos थीटा ज्यादा हो फ्रिक्शन से। इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो लगेगी,
फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिंग फोर्स। अगर आगे बढ़ रहे हो तो पीछे लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, पीछे आ रहे हो तो आगे की तरफ लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर r cos थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, स्मॉल f सिंबल ले रहे हैं हम फ्रिक्शन का, ठीक है, तो अगर r cos थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो ये मैन आराम से आगे चला जाएगा। This is walking of a man. So you are making use of resolution of vectors. Now suppose ये ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड पे मैं एक रोलर बना रही हूं जिसका व्हील मैं बना के दिखा रही हूं आप लोगों को। लेट्स से ये एक व्हील है, ये पुशिंग का केस है, ठीक, ये थोड़ा छोटा ही हो गया। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। सिचुएशन समझो क्या है, ये ग्राउंड है, सपोज करो ये रोलर का व्हील है, ठीक, यहां से ये हैंडल अटैच्ड है, ये हैंडल है इसका, ऐसे करके, ठीक, उस हैंडल को मैं यहां बना रही हूं। अभी ये हॉरिजॉन्टली है, अगर मुझे इस हैंडल को पकड़ के पुल या पुश कुछ भी करना है तो मुझे ये हैंडल ऐसे लिफ्ट अप करना पड़ेगा। ये हैंडल है, ठीक, इस हैंडल को मैंने पकड़ा हुआ है, अब मुझे रोलर को जब चलाना है मुझे ये हैंडल ऐसे लिफ्ट अप तो करना ही पड़ेगा। सो अब मैं लिफ्ट अप वाली सिचुएशन ड्रॉ कर रही हूं यहां पर। सो हैंडल पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल है, नाउ आई एम लिफ्टिंग इट अप, तो ये हैंडल ऐसे यहां पर आ गया, दिस इज द हैंडल। क्लियर है सिचुएशन? पहले हैंडल ऐसे था, मैंने यहां से हैंडल पकड़ा और मैंने इसको ऊपर उठाया है, अब मैं इसे पुल या पुश करूंगी, ठीक। सपोज हम पुल कर रहे हैं, पहले पुल करने का मतलब है मैंने यहां से हैंडल पकड़ा हुआ है और मैं इसे पीछे पकड़ के खींच रही हूं, सो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर? अब ये जो फोर्स लग रही है, लेट्स से दिस फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। वेट ऑफ द रोलर विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा, तो यहां से ये वेट लग रहा है नीचे। क्लियर? सिचुएशन क्लियर है? हैंडल को लिफ्ट अप किया और पुल कर रहे हैं, तो पुल करने का मतलब पीछे पकड़ के खींच रहे हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। कॉस कंपोनेंट कौन सा बनेगा? जो थीटा एंगल के साथ है, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा। क्लियर है? बताओ, फर्स्ट डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कैसे हमने कंपोनेंट्स लिए हैं यहां पर। अब सेकंड, हाँ, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या हो रहा है, यहां पे भी वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये तो नीचे ही लग रहा है। अब हम पुश कर रहे हैं, मतलब ये हैंडल है, यहां से ये हैंडल ऐसे पकड़ा हुआ है, पुश करने का मतलब ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे हो, पुल पीछे खींचना, पुश आगे, तो फोर्स जो लग रही है, अब वो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एफ एट एन एंगल ऑफ थीटा। क्लियर? यानी कि आप हैंडल से इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, सो अल्टीमेटली ये जो व्हील है, ये व्हील ग्राउंड पे एक एफ फोर्स लगा रहा है,
तो इस फोर्स को मैं बढ़ाकर आगे लेकर आ रही हूं। लेट्स से ये फोर्स यहां लग रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। क्लियर है? नाउ वी कैन रिजॉल्व एफ इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट बनेगा इधर और एक कंपोनेंट कहां बनेगा? नीचे की डायरेक्शन में। तो दूसरा बन गया यहां पर। ये थीटा एंगल इधर है तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा और ये दूसरा बनेगा एफ साइन थीटा। समझ आ गए कंपोनेंट्स? यहां पे भी हमने कैसे ली है सारी फोर्सेस। नाउ लुक केयरफुली, वेट नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। सो इफेक्टिव वेट ऑफ द रोलर कितना हो गया? W नीचे की डायरेक्शन में है, F साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है, ऑपोजिट में। सो इफेक्टिव वेट हो गया W माइनस F साइन थीटा। ठीक, हमने वॉकिंग में पढ़ा था ना, वहां पर तो W को बैलेंस कर रहा था F साइन थीटा। अब यहां पर बैलेंस तो कर ही रहा है। अगर मैं इफेक्टिव वेट की बात करूं तो वो बनेगा W माइनस F साइन theta, and here also F cos theta helps the roller to move forward, right? Helps to move forward. ये है पुलिंग का केस। पुशिंग में देखते हैं। पुशिंग में वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, एफ साइन थीटा भी नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो यहां पर इफेक्टिव वेट ऑफ द रोलर कितना हो गया? दोनों सेम डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, W प्लस एफ साइन थीटा। जबकि यहां पे भी F cos थीटा है जो वो हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। ठीक, ये केस है मेरा पुशिंग का। अब ध्यान से देखो, इफेक्टिव वेट पुलिंग के केस में W माइनस F साइन थीटा है, जबकि पुशिंग के केस में W प्लस F साइन थीटा है। मतलब W ऑलरेडी रोलर का वेट है, उसमें एक और फोर्स का कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो। तो क्या होगा? पुशिंग के केस में जो रोलर है वो आपको बहुत हैवी फील होगा, जबकि पुलिंग के केस में आप वेट ऑफ द रोलर में से एक फोर्स का कंपोनेंट माइनस कर रहे हो, तो रोलर का जो इफेक्टिव वेट है वो आपको कम फील होगा। सो कौन सा आसान है, पुलिंग या पुशिंग? एग्जैक्टली, पुलिंग इज इजियर, नॉट पुशिंग। पुल करना ज्यादा आसान है। सो हम लिख सकते हैं इट इज easier to pull a lawn roller than to push it. और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है पेपर में। Explain why it is easier to pull a lawn roller than to push it. या आपका क्वेश्चन आ सकता है, explain whether it is easier for a lawn roller to be pulled or to be pushed.